हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक की फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS1 और 2। इसका सिंपल मीनिंग है कि S में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि अब सभी स्टूडेंट को पता है कि एस ब्लॉक के पास 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हमने लर्न कर लिया था कि हलीना की रब से फरियाद, सेकंड को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसे आपने अगर नहीं लर्न किया, इस ट्रिक से आप लर्न कर लेना। नाम सभी को पता होंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। ग्रुप 2 स्टार्ट होगा बेरिलियम से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो चलो इसकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। तो फर्स्टली ये लर्न कर लो जनरल किसे बोलते हैं। जनरल वर्ड वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो सभी को रिप्रेजेंट कर दे, किसी एक या दो को नहीं, सभी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए जनरल वर्ड लगाते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 और 2। किसी एक दो एलिमेंट को चेक करते हैं जब सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक सोडियम चेक कर लेंगे, एक कैल्शियम चेक कर लेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन अब सभी को आता है 1s2 2s2 2p6। फर्स्ट 10 फिल हो गए, टोटल 11 फिल करने हैं तो 3s1। अब चेक करो हमारे n का वैल्यू क्या आ गया, 3। n बेसिकली यहाँ पे क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल अब सभी को पता है कि लास्ट शेल को बोलते हैं। तो n तो है वैलेंस शेल। सोडियम के लिए इसका वैल्यू 3 है। इसका वैल्यू एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा, यह सभी को पता है कि इसके लिए 1 होगा, फिर 2, फिर 3, एक एक इंक्रीज करना है। इसके लिए 2, फिर 3, 4, 5। ये अब सभी स्टूडेंट को अभी तक आ गया होगा। अब चेक करो एस में क्या है, 1। अब ग्रुप 2 में क्या होगा, ग्रुप 2 में बस एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लास्ट में 4s2। चेक कर लो n का वैल्यू 4, s में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हमारे s ब्लॉक का, जिसमें 2 ग्रुप्स हैं। अब चेक करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लोअर क्लास 10th में ही स्टडी कर लिया था कि एस ब्लॉक में क्या है, सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल्स। अगर सॉफ्ट मेटल्स हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। बस इसको छोड़ के, इसको पहले भी बता दिया कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। बाकी जो पेंडिंग एलिमेंट बचे सारे के सारे मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। अब इनकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, सारी की सारी सॉफ्ट मेटल है। अगर सॉफ्ट होंगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो लिख दिया सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉफ्ट मेटल है तो इसी के कारण ही जो सोडियम और पोटाशियम जैसी मेटल है उनको कट कर सकते हैं ईजिली विद नाइफ। तो सॉफ्ट नेचर के कारण ईजिली कट विद नाइफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव होने के कारण कभी भी जो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। फ्री स्टेट मतलब सोडियम Na की फॉर्म में नहीं मिलेगा, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये रिएक्टिव नेचर होने के कारण किसी ना किसी से कंबाइन कर जाते हैं।
तो ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, किसी ना किसी के साथ अटैच होंगे। सोडियम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकते हैं, सल्फर, क्लोरीन, फॉर एग्जांपल NaCl, किसी के साथ भी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू रिएक्टिव नेचर। तो रिएक्टिव नेचर के कारण ये एक क्वेश्चन इनका और है कि वाई सोडियम पोटाशियम को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैरोसिन ऑयल, कि वाई सोडियम पोटाशियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल ड्यू टू रिएक्टिव नेचर। क्योंकि अगर इनको ऐसे ही प्लेस कर दिया, सपोज करो इस बॉक्स में प्लेस कर लिया हमने सोडियम को, तो सोडियम से क्या टच करेगा? एयर। तो रिएक्टिव नेचर होने के कारण इस एयर में से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इस सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसी के कारण क्या किया जाता है, इस सोडियम पोटाशियम को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि जब कैरोसिन ऑयल में स्टोर होंगे तब एयर इनके कांटेक्ट में नहीं आएगी। अगर एयर कहाँ तक कांटेक्ट में आएगी, उसका कांटेक्ट तो इस कैरोसिन ऑयल से होगा, इन मेटल के पीसीस से नहीं होगा। तो हमारा मेटल वहाँ पे सेफ रह सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था 10th क्लास का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। लो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्यों है, उसके लिए इसको रिवाइज कर रहा हूँ मैं। ये तो बेसिकली हमने पहले भी लर्न कर लिया प्रीवियस वीडियोस में। अब लो आयनाइजेशन इंथैल्पी के लिए दोबारा से पीरियोडिक टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमको पता है एस ब्लॉक कहाँ पे है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज। वो तो राइट पे जाके डिक्रीज होगा, बट एस ब्लॉक कहाँ पे है, लेफ्ट। अगर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे साइज क्या होगा, साइज होगा मोर। अब चेक करते हैं लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। साइज और आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या रिलेशन था, इन्वर्सली रिलेशन था। इनका लेफ्ट पे होने के कारण क्या है, साइज मोर। अगर साइज मोर है तो आयनाइजेशन लो ही होगा, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इसको तो सिंपल वैसे भी लर्न कर सकते हैं कि हमें सभी को पता है कि इसमें क्या है, इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट हैं, जो सभी के सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसका मीनिंग क्या है कि इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगा, तो ही बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। चलो अब इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्टली 10th क्लास का कंसेप्ट रिवाइज कर लो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का। मैं सिंपली बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो गेन करेगा उसका रिडक्शन। तो चलो कंसेप्ट हो गया रिवाइज हमारा। अब रिड्यूसिंग करैक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो बोल देंगे रिड्यूस अदर। रिड्यूस अदर का मतलब दूसरे की क्या करे, दूसरे की रिडक्शन करे। अब दूसरे की रिडक्शन का मतलब क्या है कि दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे। अब सभी को पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर लूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव। तो अब सोडियम ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इसमें, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो सारे के सारे क्या हैं,
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ी आसानी से दूसरे की रिडक्शन कर देंगे और इटसेल्फ क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया तो खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई एस ब्लॉक के एलिमेंट को फ्लेम पे रखेंगे, फ्लेम पे या किसी बर्नर पे रखेंगे, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट क्या शो करेगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट कलर शो करेगा, कलर टू द फ्लेम। इस फ्लेम पे कुछ ना कुछ कलर शो करेगा। कोई रेड शो कर देगा, कोई पिंक, कोई ग्रीन, सबका अलग अलग कलर होगा। सिंपली कलर को छोड़ो भी कौन सा कलर शो करेगा, इसको लर्न करो कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट क्या शो करेंगे? इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। बस दो एक्सेप्शन है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम शो नहीं करते। फर्स्टली एक चेक करते हैं कि जो मेटल शो करेंगे क्यों शो कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी का एग्जाम्पल, चलो सोडियम का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सोडियम के पास सभी को पता है 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, 8 इन सेकंड एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह स्ट्रक्चर हो गया हमारे सोडियम का। तो साइड पे लिख देते हैं इसका नेम। तो होगा क्या, जब सोडियम को फ्लेम पे रखेंगे तो उस फ्लेम से क्या करेगा जी? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो इस लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा। कहाँ एक्साइट करेगा? हायर शेल में। हायर शेल जो एम्प्टी होंगे, इसके 4th शेल, 5th, 6th, 7th जो एम्प्टी हैं उसमें एक्साइट करेगा। वो डिपेंड करता है कि फ्लेम से कितना अमाउंट का एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। अगर एनर्जी हाई हुआ तो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, अगर कम हुआ तो थोड़ी दूर तक जाएगा। तो सिंपली चलो फ्लेम से क्या करेगा जो इलेक्ट्रॉन? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसको सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से लगा देते हैं। तो फ्लेम से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइट होके यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये क्या है? इसकी एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। अब जितनी भी एक्साइटेड स्टेट होती हैं सारी की सारी अनस्टेबल होती हैं। क्यों? ड्यू टू हाई एनर्जी, ड्यू टू हाई एनर्जी। यहाँ पे चेक कर लो कि फ्लेम से एनर्जी गेन किया, गेन का मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में ही रिवाइज किया था कि अगर एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो सिंपल याद कर लेना, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? अनस्टेबल। तो फिर से दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए क्या करेगा? रेडिएशन को, एनर्जी को एमिट करेगा। अब जो एनर्जी एमिट कर रहा है, इस एनर्जी का कोई ना कोई कलर होता है। वही कलर हमें क्या फिर विजिबल हमें दिखाई देता है जब हम फ्लेम पे रखेंगे इसको। तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि एस ब्लॉक के मेटल्स कलर क्यों शो करते हैं फ्लेम पे? क्योंकि ये एक्साइट कर जाते हैं। बट एक्साइटेड स्टेट पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते क्योंकि अनस्टेबल है, दोबारा से ग्राउंड पे आते रहते हैं। तो लगातार एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी का कोई ना कोई कलर होगा, वो कलर हमें विजिबल होगा। इसीलिए ये फ्लेम पे क्या शो करेंगे? कलर शो करेंगे। सोडियम कौन सा कलर शो करता है? बेसिकली सोडियम येलो कलर शो करता है। अब बात करते हैं इस बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की। बाकी सभी एलिमेंट तो क्लियर हो गए, कलर क्यों शो करेंगे ड्यू टू दिस कंसेप्ट। अब बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या फ्लेम पे कलर शो नहीं करेंगे? अब उसका रीज़न चेक करते हैं। तो उसका रीज़न चेक करने के लिए मैं
ऊपर की प्रॉपर्टी को इरेज कर रहा हूँ। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का होगा 4, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन ही सेकंड में। तो बेरिलियम मैग्नीशियम बेसिकली क्या है पीरियोडिक टेबल में, बेरिलियम यहाँ पे होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे होगा बेरिलियम, इसके बाद यहाँ पे होगा मैग्नीशियम। अब सभी को पता है बेरिलियम मैग्नीशियम कहाँ पे है, टॉप पे है। टॉप पे क्या होता है, साइज होता है लेस। अगर साइज कम है वहाँ पे तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या होगा, मोर। तो साइज कम होने के कारण अट्रैक्शन मोर है। अब क्या होगा, जब बेरिलियम या मैग्नीशियम का साइज तो स्मॉल है, चेक कर लिया, क्यों, एक तो टॉप पे है, दूसरा थोड़ा सा राइट पे भी आगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप तो कंप्लीटली लेफ्ट पे है, सेकंड क्या होगा, थोड़ा सा राइट पे होगा। अगर राइट को मूव करेंगे साइज डिक्रीज करता है, एक तो राइट पे चले गए, दूसरा टॉप पे है, दोनों एलिमेंट, तो इसके कारण इनका साइज स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल या साइज लेस है तो न्यूक्लियस के पास होंगे जो इलेक्ट्रॉन क्लोज होंगे, अगर क्लोज हैं तो इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्शन मोर। अब जो फ्लेम है, जो बर्नर का, किसी भी बर्नर का फ्लेम होगा, उस फ्लेम के पास इतना एनर्जी नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सके, क्योंकि एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब फ्लेम का एनर्जी क्या है, कम है। अगर फ्लेम में एनर्जी मोर होता तो इसको भी नेक्स्ट शेल में एक्साइट करवा देते, बट यहाँ पे अट्रैक्शन मोर है। अगर मोर है तो इसको एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी भी मोर चाहिए, जो कि फ्लेम के पास, जब बर्नर के फ्लेम के पास नहीं होता। तो ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या, बर्नर के फ्लेम पे कोई कलर नहीं शो करेंगे। तो बर्नर के लिए बुक में कभी नेम भी लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है बंसन बर्नर, बंसन बर्नर। अब बंसन बर्नर बोल लो या सिंपल कोई लैंप बोल लो, बस जिसका फ्लेम हो, तो उसके लिए याद कर लो उस फ्लेम में इतनी एनर्जी नहीं कि इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सके। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता, फिर दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आता, कोई एनर्जी रिलीज होती तो कलर हमें विजिबल होता, बट ये तो एक्साइट ही नहीं कर रहा। अगर एक्साइट नहीं कर रहा तो फ्लेम पे कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करेंगे, कोई भी कलर शो नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5th करेक्टरिस्टिक। अब 6th सिंपल सा करेक्टरिस्टिक है, सभी को पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कुछ लर्न करने की बात नहीं। अब ये तो सभी को आता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट क्या है, मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम NaCl, पोटाशियम KCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारे कंपाउंड कोई भी चेक कर लो, ये S ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मोस्टली क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तो सभी को पता होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज गेन होता है, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है। तो मोस्टली क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, बट ये कोवालेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोवालेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, उनका रीज़न चेक करते हैं। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न कर लिया था इसका रीज़न, चलो अब और चेक कर लेते हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, उनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन था कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा,
इसका फर्स्ट मेंबर तो हाइड्रोजन है, उसे कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो तो नॉन मेटल है, हम सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो। तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा, अब इसका फर्स्ट मेंबर लिथियम को सपोज कर लिया, इसका फर्स्ट मेंबर तो चलो बेरिलियम ही है, तो फर्स्ट मेंबर की जो प्रॉपर्टी है रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्या होगी? डिफरेंट होगी। रेस्ट ऑफ द मेंबर से प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों? अभी यहाँ पे जैसे चेक किया कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे ही रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम क्या फॉर्म करेंगे? आयनिक कंपाउंड। बट ये दो लिथियम एंड बेरिलियम आयनिक कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे, ये मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब उनका रीज़न क्या है? सभी ग्रुप का कॉमन आंसर है, उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों दिखती है कि फर्स्ट दो एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट ऑफ द मेंबर से प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों शो करता है। तो फर्स्ट रीज़न होता है स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब सभी को पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो सभी ग्रुप में चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, चाहे सेकंड हो, या 13 हो, या 14, 16, कोई भी ग्रुप हो, तो जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसका साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल। तो साइज स्मॉल के कारण एक्सेप्शन दिखाई देंगी, क्योंकि उनका साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे, क्लोज होंगे, तो उन्हें ईजिली लूज नहीं कर सकता। अगर ईजिली लूज नहीं करेगा तो ये ईजिली पॉजिटिव इनके ऊपर क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर लूज नहीं कर सकते फिर ऑप्शन क्या बचेगा? शेयरिंग का। जब शेयरिंग का ऑप्शन है, जब शेयरिंग करेंगे तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? कोवलेंट कंपाउंड। तो एक तो रीज़न ये था वहाँ पे कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज। नेक्स्ट रीज़न क्या था? नेक्स्ट था हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सभी को पता है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर रीड कर लिए थे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते थे कि जब साइज स्मॉल होगा, फॉर एग्जांपल जब पीरियोडिक टेबल में राइट पे मूव करेंगे तो राइट पे मिलेंगे हमको हैलोजन। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? सबसे ज़्यादा था फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि राइट पे साइज स्मॉल है। तो अगर साइज स्मॉल है तो ऊपर के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? हाई। तो इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे। तो दूसरा रीज़न ये आ जाता है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है रेस्ट ऑफ द मेंबर से। अब थर्ड रीज़न था एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। कि इनके पास जो किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं उनके पास वेकेंट मतलब खाली डी ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंट। खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता। अगर नहीं होता तो रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्या करेंगे? डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इसके लिए हमने एग्जांपल चेक किया था वहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का। ये किस ग्रुप के मेंबर हैं? ग्रुप 15 के मेंबर हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस। नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है? ओनली NCl3। इसका मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बट फॉस्फोरस PCl3 भी फॉर्म कर लेता है, PCl5 भी, मतलब 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर लेता है लाइक नाइट्रोजन, और 5 का भी फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ पे 5 का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है? ड्यू टू दिस वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा इस फॉस्फोरस के पास। बट जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर अब इससे प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेगा, इसको शो नहीं करेगा नाइट्रोजन। उसका कारण क्या है? नाइट्रोजन के पास ये वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या है? फर्स्ट मेंबर के पास एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो रेस्ट ऑफ द मेंबर से प्रॉपर्टी डिफरेंट ही शो करेगा।
इसको हमने वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में वैसे लर्न कर लिया था। तो यहाँ पे हमने आंसर चेक कर लिया कि बाकी तो आयनिक फॉर्म करेंगे, ये कोवलेंट क्यों, ड्यू टू दिस 3 रीजंस। एक रीज़न और होता है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो, वो होता है चार्ज बाय साइज, चार्ज अपॉन साइज रेशो। अब चेक कर लो साइज क्या है इनका, फर्स्ट मेंबर का साइज है स्मॉल, अगर जो नीचे वैल्यू है वो स्मॉल होगी तो आंसर क्या होगा, सभी को इतना मैथ तो आता है कि अगर नीचे की वैल्यू स्मॉल तो आंसर क्या होगा, हाई। तो सिंपल बोल देंगे चार्ज अपॉन साइज रेशो क्या है, हाई। अगर चार्ज बाय साइज रेशो हाई है तो ये भी कारण है इनका डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने का। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। यहाँ हमारा एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी तो चेक कर ली कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब मूव करते हैं डी ब्लॉक पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फर्स्टली चेक करेंगे जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक का है n-1 डी 1 to 10। अब n-1 क्या है, n को क्या बोला था, वैलेंस शेल। अब ये क्या होगा, वैलेंस शेल से पहले वाला शेल। देखो लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, सभी को पता है। अब बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को पता होगा कि वैलेंस शेल का एक नेम और भी है, वो भी लर्न कर लो आप कि वैलेंस शेल को बोलते हैं अल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल तो सभी को पता है कि लास्ट शेल, इस वैलेंस शेल को ही बोलते हैं अल्टीमेट शेल। अब वैलेंस शेल से जो पहले होगा जस्ट बिफोर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल में क्या होंगे, डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2, 3 ऐसे 10 तक हो सकते हैं। बट जो वैलेंस शेल होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट का, उसमें एस में 2 ही होंगे। चेक करते हैं किसी 1-2 एलिमेंट को, तो कंफर्म कर लेते हैं इसको। सॉरी, एस में क्या होंगे, एस में 1 और 2 होंगे। 1 और 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होंगी, लाइक क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम कॉपर में क्या एस में 1 रह जाता है, बाकी के एलिमेंट में 2 हैं। तो चलो एक एक्सेप्शन चेक करते हैं एक किसी और एलिमेंट को। तो फर्स्ट क्रोमियम चेक कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 24। फिर आयरन चेक कर लेंगे, एटॉमिक नंबर 26। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इनको करते हैं इरेज, ये तो एस ब्लॉक के थे। 3p6 के बाद 4s2 नहीं आएगा, 4s1। क्यों, याद रखो कि क्रोमियम एंड कॉपर क्या है, एक्सेप्शन है कि यहाँ पे एस में 1 रहता है, एक डी में आएगा। 3d5 चेक कर लो। अब यहाँ तक वैसे 20 हो जाते हैं, बट एक कम है तो 19 + 5 24 हो गए। अब चेक कर लो डी में क्या है, पहले तो ये चेक करो, ये क्या है हमारा लास्ट शेल। लास्ट ऑफ थर्ड को नहीं बोलेंगे, सभी को पता है कि पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर ये थर्ड आएगा। थर्ड के बाद यहाँ पे आएगा फोर्थ, ये है थर्ड। तो हमारे n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू तो है ये 4। अब n से एक कम किसको बोलेंगे, इस 3 को। तो ये क्या है हमारा n-1, ये है n। तो n किसे बोलते हैं, लास्ट शेल को चेक कर लो, लास्ट शेल है फोर्थ, जिसे वैलेंस शेल और अल्टीमेट शेल बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, n-1। अब इसमें से एक -1 को माइनस कर दो तो 3 आएगा। अब इसका नेम होता है पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल में डी में 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, एस में 1 और 2। 1 सिर्फ आएगा एक्सेप्शंस में,
बाकी सभी एलिमेंट के लिए 2। तो अब आयरन को चेक करते हैं। एस में 1 चेक कर लिया हमने, डी में 1 से लेके 10 तक कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया 5। अब आयरन, ये कोई एक्सेप्शन नहीं तो सीधा लिखेंगे 3s2 3p6, कोई एक्सेप्शन नहीं तो 4s2, एस में आ गया 2, 20 हो गए, 3d6। डी में क्या 1 से 10 तक आ सकता है। तो आप यहाँ पे लर्न करो वैलेंस शेल, अल्टीमेट शेल एंड वैलेंस शेल से जो अंदर होता है उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। अब यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चेक कर लिया। अब मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डी ब्लॉक कंटेन हैवी मेटल। अगर हैवी मेटल है, फॉर एग्जांपल हैवी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। इनको फॉर एग्जांपल आयरन का एग्जांपल ले लो, क्या आयरन को नाइफ से कट कर लोगे? अगर नहीं कट कर सकते तो हैवी मेटल बोलेंगे या हार्ड मेटल बोल सकते हैं। तो डी ब्लॉक में क्या है, हैवी मेटल है, हार्ड मेटल है, इसमें कोई सॉफ्ट मेटल नहीं है। अगर हैवी या हार्ड मेटल्स होंगी तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन जैसे मेटल हैं। डी ब्लॉक में भी सारी की सारी मेटल होंगी। एस ब्लॉक में तो हाइड्रोजन नॉन मेटल था, बाकी सारे मेटल, बट इसमें डी ब्लॉक में क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं, वो भी हैवी मेटल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होंगे वो क्या शो करेंगे? शो कलर। डी ब्लॉक के कंपाउंड कलर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट। सभी स्टूडेंट्स ने इसे लर्न कर लिया लोअर क्लासेस में कि कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। वो इसके कारण ही है कॉपर के, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कलर शो करेंगे। अब ये भी स्टडी किया होगा आयरन सल्फेट, इसका तो ब्लू कलर स्टडी कर लिया, आयरन सल्फेट का इसका ग्रीन कलर। अब लोअर क्लासेस में शायद आपने और भी लर्न किए होंगे, अगर नहीं लर्न किए अब +1 +2 में लर्न करोगे। पोटाशियम परमैंगनेट, इसका कलर वहाँ पे चेक किया होगा लैब में, पर्पल और कभी बोल देते हैं वायलट। फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया पोटाशियम परमैंगनेट। मैं आपको वैसे नेम नहीं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा, यहाँ पे कलर चेक करो क्यों आया, ड्यू टू दिस डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा है? Cr, क्रोमियम, जिसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इस सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न कर लिया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो कंपाउंड हो गए जनरली वो कलर शो करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय। एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे। सभी ने सुना होगा एलॉय व्हील्स। तो वो एलॉय कौन फॉर्म करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। दो एलॉय को आपने सुना होगा, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास किस किस का अलॉय है? फर्स्टली तो अलॉय क्लियर करें, अलॉय किसे बोलते हैं? ऑल स्टूडेंट नो कि जब एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा? अलॉय का। तो अलॉय फॉर्मेशन में क्या करते हैं? 2 और मोर मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, तो जिसका भी फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं अलॉय। तो ब्रास किस किस का अलॉय है? यह है कॉपर एंड जिंक का। कॉपर जिंक को हीट करके मिक्स किया जाएगा और फॉर्मेशन होगा एक अलॉय का, उसका नेम है ब्रास। एक है ब्रॉन्ज।
तो ब्रॉन्ज बेसिकली है कॉपर एंड टिन का अलॉय है। और जो भी ज्वेलरीज बनती है गोल्ड से, सभी को पता है कि प्योर गोल्ड की ज्वेलरीज नहीं फॉर्म हो सकती, क्योंकि गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, कॉपर ऐड कर देंगे या फिर सिल्वर ऐड कर देंगे। तो वो ज्वेलरी भी क्या है, गोल्ड की अलॉय ही है, उसमें अकेला गोल्ड नहीं, साथ में कॉपर या सिल्वर को मिक्स किया गया है, तो वो भी अलॉय ही है। तो चलो हमने ये चेक कर लिया, अलॉय फॉर्मेशन, कलर को चेक कर लिया। अब अलॉय का एक और प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एक होता है अमलगम। अमलगम भी क्या है, बेसिकली एक अलॉय ही है। अमलगम इज ऑल्सो एन अलॉय। तो अब इसको अलॉय बोलने की जगह अमलगम क्यों रखा, क्योंकि उसमें स्पेशल है। स्पेशल क्या है, उसमें एक मेटल फिक्स है, कौन सी, मरकरी। जब भी कभी अलॉय में पता चल गया कि एक मेटल क्या है, मरकरी, दूसरी कोई भी हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कॉपर हो, या फिर मैग्नीशियम हो मरकरी के साथ, तो उसको क्या बोल देंगे, सिंपल। मरकरी के कारण तो नेम पड़ गया अमलगम, लर्न कर लिया। अमलगम भी क्या है, अलॉय है। अलॉय सभी को पता है, जिसमें एक से ज़्यादा 2, 3, 4 मेटल को मिक्स कर सकते हैं। तो अब मरकरी के कारण अमलगम, तो इस अमलगम का नेम क्या होगा, मैग्नीशियम अमलगम, क्योंकि अमलगम वर्ड ने मरकरी तो पहले ही बता दिया, ये हमने बताना था। तो मैग्नीशियम अमलगम, ये सोडियम अमलगम, ये कॉपर अमलगम, ऐसे सिंपली लर्न कर लेंगे। तो इसको याद रखना कि अमलगम कब बोलोगे, जब अलॉय में एक मेटल मरकरी होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनका, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज अ कैटालिस्ट। दे एक्ट एज कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट सभी को पता है, जो रिएक्शन के स्पीड को चेंज करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सुना होगा कि कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का स्पीड फास्ट करता है। बट कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी हैं जो स्पीड को स्लो भी करते हैं। चलो यहाँ पे जो भी आपने रीड किया हुआ है उसी को सपोज कर लो। चलो हम भी सपोज कर लेते हैं कि कैटालिस्ट उसको बोल दिया जो स्पीड इंक्रीज करेगा किसी रिएक्शन का। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट एक्ट करेंगे एज अ कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल, ये 3 एलिमेंट मोस्टली क्या एज अ कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। और भी एलिमेंट यूज़ होते हैं, ये तो आप बार बार इनको स्टडी करोगे, रिडक्शन रिएक्शन में स्टडी करोगे, बहुत सारी रिडक्शन रिएक्शन में, कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल क्या काम कर रहे हैं एज अ कैटालिस्ट। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनके मैग्नेटिक करैक्टर की बात करते हैं। मैग्नेटिक करैक्टर, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्या शो करेंगे इनके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट ऑफ, मोस्ट लिख दिया। मोस्ट एलिमेंट क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बस थोड़े से 1-2 होंगे जो डायामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्या होता है आपने लर्न कर लिया होगा सेकंड चैप्टर में। अगर नहीं लर्न किया तो चलो यहाँ पे करते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस को, उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड ना हुआ, लिख दो एब्सेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या करता है, पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा। तो लिख देते हैं अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये लर्न कर लो। एक को लर्न करो, दूसरा तो क्या ऑपोजिट है, पैरामैग्नेटिक कौन, जिसके पास अनपेयर्ड होगा। अगर अनपेयर्ड नहीं तो डायामैग्नेटिक।
अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल। तो सिंपल एक को लर्न करो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। अब चेक करते हैं किसी एक एलिमेंट को। चलो अब चेक कर लेते हैं टाइटेनियम को। स्कैंडियम के बाद आएगा टाइटेनियम। तो इसका एटॉमिक नंबर 22, 1s2 2s2, 2p6 3s2, 3p6 3p6 के बाद आएगा 4s2। तो 20 फिल हो गए, करने कितने हैं 22, तो 3d में आ जाएंगे 2। अब चेक कर लो 3d में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो d तो फॉर्म हो गया, ओनली क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो दोनों के दोनों क्या है अनपेयर्ड है। चलो हमें तो क्या चाहिए था, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड चाहिए था पैरामैग्नेटिक कहने के लिए। यहाँ तो 2 अनपेयर्ड है, अगर 2 अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसे इस टाइटेनियम को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप आयरन को भी चेक कर सकते हो, आपको एटॉमिक नंबर भी पता है, कॉन्फ़िगरेशन भी आता होगा, वहाँ पे चेक करना अनपेयर्ड है। अब सभी को पता है आयरन को मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट क्या करता है अट्रैक्ट, क्यों कर रहा होगा, अनपेयर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक करेक्टर हुआ कंप्लीट। अब डायामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला मोस्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि चेक करो अब ये इसके पास अनपेयर्ड, चेक कर लो अगर किसी के पास डी में 5 हुए तो 5 के 5 अनपेयर्ड हैं, 6 हुए तो 4 अनपेयर्ड। ऐसे करते करते अगर 9 भी हो गए तो 1 अनपेयर्ड है, इसके कारण क्या होगा पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कब होगा, जब डी में 10 होंगे। तो डी में 10 तो एक कॉपर के हैं जो एक्सेप्शन है, दूसरा है हमारा जिंक। तो ही इसी कारण बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक करेक्टर क्या है, मोस्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिक 1-2 का डायामैग्नेटिक होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं इनकी वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है इनकी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। इसको सिंपल ये भी बोल सकते हो, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मतलब अलग अलग चार्ज शो करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन सभी को पता है +2 भी शो करता है, +3 भी। अब ये अगर सोडियम की बात करें जो S ब्लॉक का एलिमेंट है, वो ओनली +1 शो करेगा, +2 +3 नहीं करेगा। तो इसका सिर्फ एक ही वैलेंसी है, वो +1। लाइक मैग्नीशियम उसका भी एक ही है, वो +2। इनका एक नहीं, एक से ज़्यादा शो करते हैं। एक से ज़्यादा अगर शो करेंगे उसको बोल देंगे वेरिएबल वैलेंसी या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉर एग्जांपल कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, इसका भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से बाकी भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है सभी का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे हमने मेन प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया डी ब्लॉक की। अब मूव करते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो फर्स्टली तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में लर्न किया है कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, मेटालॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी, सारे टाइप्स के एलिमेंट हैं वहाँ पे। तो चलो फर्स्टली चेक करते हैं इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1 to 6। S में 2 होंगे और P में 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। किसी एक को चेक करते हैं, कार्बन को चेक करते हैं, क्या फॉलो करेगा इसे। तो 1s2 2s2 2p के बाद फिर 2p में 2 चेक कर लो, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है।
ये नहीं यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो NN लिखा था, मतलब दोनों का क्या है वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है सेकंड। तो S में चेक करो 2 है, P में क्या 1 से 6 तक कोई भी नंबर हो सकता, तो कार्बन में तो 2 है। किसी और को चेक कर लो, फॉस्फोरस को चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p हो जाएगा 3। चेक कर लो, दोनों जगह N है, मतलब लास्ट शेल वैलेंस शेल है, अल्टीमेट शेल है। तो इसके पास 2, इसके पास 1 से 6 तक कोई भी हो सकता है। तो सभी इस जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हुआ हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लर्न कर लिया, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं एंड मेटालॉइड्स भी हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मेटालॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए दोबारा से पीरियोडिक टेबल का एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब चेक कर लो, यहाँ पे है हमारा S ब्लॉक, फिर D ब्लॉक, फिर P ब्लॉक। जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, राइट पे क्या होगा साइज स्मॉल। अगर साइज स्मॉल है तो यहाँ पे आपको कौन से एलिमेंट मिलेंगे, वो एलिमेंट मिलेंगे जिनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा हाई, मतलब उनसे बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके ऊपर हम कौन सा चार्ज पता है हमको, कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, लूज नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। और क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक, दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा हाई, क्योंकि स्मॉल साइज है। अगर साइज स्मॉल है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऐड होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। अब चेक करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब चेक करो, यहाँ पे क्या थे मेटल्स, यहाँ पे भी मेटल। अब कोवालेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, जनरली उनको फॉर्म करते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल किस में है, पी ब्लॉक में। तो क्या बोल देंगे, पी ब्लॉक के कंपाउंड कौन से होंगे, जनरली क्या फॉर्म करेंगे, जनरली फॉर्म करेंगे कोवालेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NH3, नाइट्रोजन क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यह कोवालेंट कंपाउंड होगा, शेयरिंग किया होगा। वाटर, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है तो यह क्या फॉर्म करेगा कोवालेंट कंपाउंड। सिमिलरली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एंड ऑक्सीजन पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो यह भी हमारा कोवालेंट कंपाउंड है। ऐसे आप और बहुत सारे चेक कर सकते हो। तो मोस्टली क्या फॉर्म करते हैं कोवालेंट कंपाउंड। ऑलवेज नहीं लिखा या ये नहीं लिखा ऑल एलिमेंट फॉर्म कोवालेंट कंपाउंड, क्यों, क्योंकि इसमें तो सभी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटालॉइड भी हैं। अब मेटालॉइड क्या होते हैं, जो नॉन मेटल एंड मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें उनको बोलते हैं मेटालॉइड। अब मेटल सभी को पता है, मेटल क्या फॉर्म कर लेता है नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारे एक दो इसमें मेटल्स होंगे, फॉर एग्जांपल लेड, लेड क्या फॉर्म कर सकता है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेड ऑक्साइड या लेड क्लोराइड या फिर टिन क्लोराइड। टिन भी क्या है एक मेटल। तो एक दो जो मेटल हैं वो कुछ ना कुछ आयनिक भी फॉर्म कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या फॉर्म करेंगे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कोवालेंट कंपाउंड को ही फॉर्म करेंगे। अब रिड्यूसिंग नेचर को चेक करते हैं, रिड्यूसिंग करैक्टर।
रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब क्या है? दूसरे की रिडक्शन करना। दूसरे की रिडक्शन कब होगी? जब जे दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब चेक कर लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे? ये तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनका रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग करैक्टर क्या है? वेरी लेस है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का सभी से ज़्यादा था। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे रिड्यूसिंग करैक्टर भी डिक्रीज होगा। तो पी ब्लॉक में ऐसे भी बोल सकते हो, जब पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग करैक्टर डिक्रीज कर जाएगा। जो यहाँ पे होगा, अगर पी में कंपैरिजन करना है, जो यहाँ पे होगा उसका रिड्यूसिंग करैक्टर मोर, नेक्स्ट का उससे कम, नेक्स्ट का और कम हो जाएगा। तो सिंपल सा, जब पी ब्लॉक में भी हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब और चेक करते हैं। और हमने पहले स्टडी कर लिया कि ग्रुप 18 नोबल गैसेस, ग्रुप 17 सभी को पता है हैलोजन, ग्रुप 16 चाल्कोजन। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में लर्न कर लिया, रीज़न भी बताया था वहाँ पे, और फॉर्मिंग है। इनको पिंक्टोजन, इनका भी रीज़न बताया था कि पॉइजनस है, बैड स्मेलिंग है, इरिटेटिंग है, तो इनको पिंक्टोजन बोल देंगे। तो अब मूव करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्या पी ब्लॉक का कोई और प्रॉपर्टी होगा पेंडिंग? तो और प्रॉपर्टी क्या बोल देंगे कि इनका जो पी ब्लॉक के कंपाउंड्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जनरली बोल सकते हो लो होगा, जनरली लो। जनरली लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जनरली क्या फॉर्म करते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर का सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसको ये पी ब्लॉक का एलिमेंट फॉर्म कर रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू आयनिक। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अब कंपेयर कर लो किसी और के साथ, जैसे इसका सोडियम, वो क्या फॉर्म करेगा? आयनिक कंपाउंड। अब सभी को पता है NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है। अब कॉमन सॉल्ट को कितना भी हीट कर लो ये बॉयल नहीं होएगा इजीली, क्योंकि बॉयल तो छोड़ो, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही 800 डिग्री सेल्सियस है। वाटर क्या हो जाता है? 100 पे ही बॉयल होने लगता है, बट ये क्या सॉलिड है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड से लिक्विड में ही आएगा। लिक्विड को फिर बॉयल करने के लिए और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब चेक कर लो, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड था तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और पी ब्लॉक क्या करते हैं? मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। फॉर एग्जांपल और भी चेक कर सकते हो, इसमें क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जैसी गैसेस हैं। अब गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट तो और भी डिक्रीज होगा ड्यू टू गैस नेचर। तो यहाँ पे हमने लर्न कर लिया पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ को। अब मूव करते हैं हमारे लास्ट ब्लॉक एफ ब्लॉक पे। तो अब हम एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करते हैं। तो एफ ब्लॉक की पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, उसके बाद सभी को पता है कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ हैं। फर्स्ट को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और सेकंड को क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स। तो चलो फर्स्टली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या है? n-2 F। अब F के पास कौन सा शेल होगा? लास्ट नहीं होगा, ना ही सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट होगा, क्योंकि लास्ट में से 2 माइनस कर दो तो थर्ड लास्ट पे पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पता चल रहा, इसको नंबर के साथ सपोज कर लेंगे। चलो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। n-2 F में क्या होगा?
1 से लेके 14 तक हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। जैसे जैसे एलिमेंट इंक्रीज करोगे, आगे एलिमेंट पे पहुंचोगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। ये तो सभी को पता है, क्योंकि सभी ने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखा होगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा n-1d। डी में 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, या 0 होगा या 1 होगा। n-2 f में 1 और 14, d में 0 से लेकर 1 तक, और लास्ट हमारा ns, s में क्या होंगे 2। तो ये रहा हमारा जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक। तो अब चेक करते हैं इसको। n को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, सभी को पता है ये तो। n-1 को पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब इसको लर्न कर लो, n-2 को। सपोज कर लो कि n का वैल्यू है 6, तो 6 - 5 क्या, 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, और 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। तो f ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, वो लास्ट शेल में नहीं, थर्ड लास्ट शेल में फिल होंगे। अब इस n-2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो सभी को लर्न करो। वैलेंस शेल हुआ, वैलेंस शेल का अदर नेम अल्टीमेट शेल। अब वैलेंस शेल से इनसाइड कौन होगा, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट के इनर साइड एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होंगे, एंटी पेनल्टीमेट शेल में फिल होंगे। अब इसके पास हैं 2 सीरीज। फर्स्ट को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। इसको आप लेंथेनाइड्स भी बोल सकते हो, लेंथेनाइड्स। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेंथेनाइड्स बोल लो या फिर लेंथेनॉइड, कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से। सेकंड को बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, ऐसे ही इसको एक्टेनाइड्स भी बोल सकते हो, एक्टेनॉइड्स भी, और IDE भी लिख सकते हो, एक्टेनाइड्स भी बोल सकते हो। तो अब जो लेंथेनॉइड्स हैं, इनको बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया विच एलिमेंट्स आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल, तो लिखते हैं ना लेंथेनॉइड्स। अगर वाई आया, वाई लेंथेनॉइड आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल, तो उसका रीज़न है कि अर्थ की क्रस्ट में ये क्या रेयर एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट रेयर इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में क्या रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी के कारण इसको इसे बोल दिया रेयर अर्थ मेटल। तो चलो अब मूव करते हैं हमारे एक्टेनॉइड की कुछ प्रॉपर्टी पे। लेंथेनॉइड की तो चेक कर ली, अब चेक करते हैं एक्टेनॉइड्स की। तो एक्टेनॉइड की कुछ प्रॉपर्टी है, सारे के सारे एक्टेनॉइड्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पहले एक और प्रॉपर्टी लर्न कर लो कि पूरे का पूरा एफ ब्लॉक में क्या है, इसमें भी मेटल्स हैं। अगर मेटल्स हैं, कौन सी मेटल हैं, ये भी सारी की सारी हैवी मेटल हैं। अब चेक कर लो हमारे पीरियोडिक टेबल में, एस में भी सारी मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, डी में भी सारी मेटल, पी में भी कुछ ना कुछ मेटल हैं। तो एफ ब्लॉक यहाँ पे भी सारी मेटल, डी में भी सारे एलिमेंट मेटल, यहाँ पे भी मेटल। तो याद कर लो पूरे पीरियोडिक टेबल में 78 और 80% के आसपास एलिमेंट क्या है, मेटल है, क्योंकि ये भी मेटल से भरा पड़ा है, एफ ब्लॉक भी, एस भी, और पी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं। तो 78 और 80% के आसपास टोटल एलिमेंट तो
मेटल्स हैं हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में। तो चलो अब चेक करते हैं हमारा इस एक्टिनॉइड का प्रॉपर्टी। ये क्या है? ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सारे के सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन एलिमेंट को बोलते हैं जिनके न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं। याद कर लो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे बोलेंगे? उन एलिमेंट को बोलेंगे जिनके न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे। अब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्या करेंगे? उनको कर देंगे अनस्टेबल। अब अनस्टेबल का मतलब मीनिंग क्या है कि उनके पास एनर्जी क्या होगा? हाई। अब उस एनर्जी को क्या करेंगे? हाई एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो अनस्टेबल होने के कारण बोल दिया एनर्जी क्या है? हाई। अगर हाई एनर्जी है तो उस हाई एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी कर लिया। अभी रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जिनके न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्या करेंगे? अनस्टेबल है तो हाई एनर्जी है। इस हाई एनर्जी को अब रिलीज करेंगे क्योंकि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे। तो ये जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो रेडिएशन इमिट करने के कारण धीरे धीरे खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? इट सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया कि रेडियो एक्टिव क्या होता है और लर्न कर लो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब इट सेल्फ क्या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं इनका कि एक्टिनॉइड में जो थोरियम है एंड यूरेनियम है, एक है प्रोटेक्शियम। ये तीन एलिमेंट क्या हैं? ये नेचुरली अकर करते हैं। नेचुरली अकर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में मिल जाते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट में। थोरियम, प्रोटेक्शियम एंड यूरेनियम। बट इनके बाद जो एक्टिनॉइड होंगे, इनके बाद जो भी आएंगे सारे के सारे क्या हैं? सिंथेटिक है। सिंथेटिक एलिमेंट मैन मेड बोल सकते हो, साइंटिस्ट मेड बोल सकते हो। मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनको फॉर्म करना पड़ेगा लैब में। कैसे फॉर्म होते हैं? बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्योंकि रेडियो एक्टिव है। अगर रेडियो एक्टिव है वो किन रिएक्शन की हेल्प से प्रिपेयर होंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से प्रिपेयर किए जाएंगे लैब में। तो सारे के सारे यूरेनियम के बाद सिंथेटिक एक्टिनॉइड्स होंगे, मैन मेड होंगे। अब एक क्वेश्चन और होता है, वो होता है व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट? तो इसका सिंपल सा आंसर है, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो बोल देंगे द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। किसी भी एक दो का एग्जाम्पल लर्न कर लेना आपको। फॉर एग्जाम्पल नेपच्यूनियम के बाद प्लूटोनियम के बाद एक दो और लर्न कर लेना, क्रूशियम। Cm हो गया क्रूशियम। चलो एक दो को लर्न कर लो। पहले तो इसको लर्न करो, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या है? जो यूरेनियम के बाद आएंगे पीरियोडिक टेबल में। द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल लर्न करो, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम या फिर क्रूशियम। तो यहाँ पे हमने एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लिया। अब एक तो प्रॉपर्टी इनकी और चेक कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं डी ब्लॉक से। तो एक दो प्रॉपर्टी चेक करते हैं।
जैसे डी ब्लॉक ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया था, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर लेते हैं। वेरिएबल वैलेंसी बोल सकते हो, वेरिएबल चार्ज बोल सकते हो इसको, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दिया, सिंपली चार्ज को ही बोलते हैं। और क्या करेंगे जे, ये करेंगे कलर शो करेंगे, कलर्ड आयंस को फॉर्म करेंगे। जैसे डी ब्लॉक के कंपाउंड का कलर था, जैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू, ऐसे इनके जो भी आयंस फॉर्म होंगे वो भी कलर्ड आयन होंगे, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जे भी। अब लाइक डी ब्लॉक दे ऑल्सो शो पैरामैग्नेटिक करैक्टर, पैरामैग्नेटिक करैक्टर को भी शो कर सकते हैं। तो और क्या करेंगे, और करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। वहाँ पे शायद हमने डी ब्लॉक में स्किप कर दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब चेक करते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी फॉर्म करेंगे, डी के तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब चेक करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, जिसमें कोई मेटल होगा, फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक का एग्जांपल ले लिया। अब इस मेटल के साथ कोई बाहर से आएगा, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अभी के लिए याद कर लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा, तो हम 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का ही पता है। तो एक 3rd टाइप का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिलहाल के लिए याद रखो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, मेटल के साथ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने आएगा उसको वहाँ पे बोलते हैं लीगेंड। ये हो गया मेटल या मेटल आयन। मेटल आयन से कोई लीगेंड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे ही इसके साथ और भी काफ़ी लीगेंड अटैच होंगे। टोटल इसके साथ हो जाते हैं आयरन के साथ ऑलमोस्ट 6। तो जब 6 लीगेंड अटैच होंगे, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। उस कंपाउंड को क्या बोल देंगे, उस कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इतना लर्न कर लो, जिसमें मेटल और लीगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन का साइन है। अब आयरन, अब अमोनिया सबको पता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। जिनको नहीं पता लर्न कर लो कि अमोनिया न्यूट्रल होता है। बट आयरन पे क्या होता है, +2 +3 कुछ भी होता है। चलो +3 सपोज कर लेते हैं। अब +3 को बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव लगाएंगे। अब +3 को बैलेंस करने के लिए कितने नेगेटिव लगाएंगे, 3। तो मैंने लिख दिया Cl3। तो ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसको कौन फॉर्म करेगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं। तो अब चेक करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तो क्लियर कर लिया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अब मूव करते हैं बस लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने लर्न कर लिया था
कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं कि एक तो उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, दूसरा उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं, तो इसी के कारण इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। और दूसरा रीज़न क्या था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट डी ट्रांजिशन शो करते हैं, उसको +2 में लर्न करेंगे कि वो कौन सी ट्रांजिशन होती है। फिलहाल के लिए याद रखो कि डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। अब चेक करो, यहाँ हमारा होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब फर्स्ट सीरीज़, उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, बट थर्ड में क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज़ में यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, थर्ड ट्रांजिशन में सबसे पहले होंगे यहाँ पे एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, इसको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स। और सेकंड सीरीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टेनॉइड्स। चलो ये तो हमको पता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें कि इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला। देखो जो हमारे लेंथेनॉइड होंगे, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, उसको लास्ट में लिख दिया एफ ब्लॉक बनाकर। तो जो फर्स्ट सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर है 71, और 71 के बाद क्या स्टार्ट होगा, फिर 72। अब वो 72 एटॉमिक नंबर किसका है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का है। तो बाद में यहाँ पे फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे, डी ब्लॉक के बाद फिर से स्टार्ट होगा एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के बाद फिर से डी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर अपनी सीरीज़ फॉर्म कर रहा है। अब डी ब्लॉक के अंदर फॉर्म कर रहा है, अंदर के कारण ही इनर बोला। किसके इनर है, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के अंदर सीरीज़ फॉर्म करने के कारण ही इस एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।